देखो मैं फोर्थ इक्वेशन आती है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और यहां पर आता है हमारे पास जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अच्छा एक बात जरा समझो, देखो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं करा दिया, ठीक है। शुरुआत के 3 डेरिवेशन छोटे छोटे से थे, आसान से थे, करवा दिए। ये डेरिवेशन बहुत कठिन है, ठीक है, कठिन है, बहुत बड़ा है। ये डेरिवेशन इसलिए नहीं करवा, ठीक है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसमें लगभग आधा घंटा 45 मिनट वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी एग्जाम लायक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम इन इक्वेशंस के इंटीग्रल फॉर्म निकालते हैं। ध्यान सुनना, अभी तक जो कुछ देखा ये सब कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में है। ध्यान से देख लो, बार बार यहाँ पे कर्ल या डाइवर्जेंस आ रहा है और यहाँ पर डेवर ओवर डेवर टी आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कर्ल या डाइवर्जेंस मतलब डेरिवेटिव देख रहे थे। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास 4 इक्वेशंस थी ये मैक्सवेल की इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म थे। अब हम यहाँ पर इन्हीं को इंटीग्रल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है मैक्सवेल इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। देखो ध्यान से यहां पे क्या है, देखो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? पहली इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखना, सबसे आसान बात देखने वाले हो, ठीक है। हर इक्वेशन में 2 3 स्टेप दिखाएंगे और तुम्हें इंटीग्रल फॉर्म मिलता चला जाएगा, ठीक है। बस 2 3 स्टेप, तीसरे चौथे स्टेप में तुम्हें इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रल फॉर्म मिला तुम्हारा काम खत्म। बस ध्यान रखना, जो तुम 4 इक्वेशंस अभी देख करके आए हो, उन चारों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखना, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उनको सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखना, इन बातों को जैसे बता रहे हैं वैसे याद रख लोगे, तुम्हें प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी, एग्जाम में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में वो बात काम आएगी जो तुम याद करके ले जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट है तुम्हारे पास, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में शुरू से आखिर तक मिला दो, मेरे ख्याल से 500-600 रिजल्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है। सारे एक रिजल्ट, डेरिवेशन के बीच में जो रिजल्ट सारे सब मिला दो, लगभग इतने रिजल्ट तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास जो इंटर के रिजल्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो अब जरा सुनो, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हैं उनको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है, ठीक है, उनको तुम्हें सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखना, इस तरह से याद रखोगे तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट याद रहेंगे तुरंत। क्योंकि ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में तुम्हारे पास मान लो ऑप्शंस आ रहे हैं तो चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चेंज करके मिलेगा। तो ध्यान रखना, जितना याद ठीक से रख पाओगे उतनी जल्दी वहां ठीक कर पाओगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या करना है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल डॉट डी है, ये आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट डी, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट डी। ये जो हमारे पास रिजल्ट था इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा। आगे जरा देखो यहाँ पर क्या आएगा वी, और ये आ गया हमारे पास रो डी। बोलो पूरी बात किया, ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमारे पास किस तरह से आ गया? इंटीग्रल के फॉर्म में। आगे देखो, अब देखो, अच्छा जो रो डी भी देख रहे हो ये हमारे पास क्या होता है? वैसे तो हमारे पास ये रो डी भी चार्ज होता है, तो तुम चाहो तो इसकी जगह क्यू भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दो, बस तुम्हारे सामने ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आगे देखो हमसे क्या होता है। देखो यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज रो डी भी रहेगा। अब एक बात समझना, देखो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का फायदा क्या है? ये हमारे पास डेल डॉट करके दिया, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास ये डाइवर्जेंट लगा है, अगर इस डाइवर्जेंट को हटा दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आता है सिंस, अब ये जो देख लो तुम, ये आएगा हमारे पास डेल डॉट डी इंटू डी। देखो ये जो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास डी आ गया और ये आ गया हमारे पास डॉट डीएस।
अब जो डी डॉट डी एस है ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल बनेगा। तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये जो रिजल्ट है इसकी जगह सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेट, ये आ गया हमारे पास डी डॉट डी एस, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट रो डीवी, ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई पहली। ठीक है, ये तुम्हारी इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक, आगे देखो, अब यहीं पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट बी बराबर 0। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करो, तो मैं बताया था पहली और दूसरी इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हमारे पास फिर से आ जाएगा। ध्यान रखना, अब जो देख रहे हो कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही पुराना है। क्या ये रिजल्ट पहले नहीं देखा? सोचो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन ला ली तो इसी का तो रिवर्स करा था, कुछ याद है? देखना जरा ध्यान से, यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उठा करके इंटीग्रेट कर दो। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया इंटीग्रेट, ये आ गया डेल डॉट बी, ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छा, बगल में क्या लगा हमारे पास 0। अच्छा, वॉल्यूम इंटीग्रल देखो तो ये आ गया हमारे पास डीबी, 0 को इंटीग्रेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वही बात, अगर ये वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, ये आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, जहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल दिखा तो सरफेस आएगा कब, जब तुम यहां पर ये जो डाइवर्जेंस है इसको हटा दोगे। डाइवर्जेंस हटा दो तो क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट बी, और ये आ गया डॉट डीएस, ये आ गया हमारे पास 0। तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेट बी डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखो, ये तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास मैक्सवेल का इंटीग्रल फॉर्म है सेकंड इक्वेशन का, बस इतना रिजल्ट। आगे देखो, ये जो देख रहे हो तुम्हारे पास मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। अब इसी तरह से थर्ड और फोर्थ आएंगे, हटा देंगे, कैलकुलेशन होगी। अच्छा तरह सुनना, जो तुम्हारे पास शायद नोट्स हैं उसमें शायद एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से नोट कर लेना, उसमें शायद आगे पीछे कुछ हो गया, हटा दे। आगे देखो, चलो देखो, दो इक्वेशन देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है, जरा थर्ड इक्वेशन के बारे में सोचो। थर्ड इक्वेशन है तुम्हारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेवर बी ओवर डेवर टी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, फेसेस को इंटीग्रेट करना। तो ये तुम्हें बताया, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और थर्ड और फोर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, देखो सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया सरफेस इंटीग्रल। देखो यहां पे रखा है हमारे पास डेल क्रॉस ई, और यहां पर आ गया हमारे पास डॉट डीएस। बगल में देखो क्या, ये हमारे पास है इंटीग्रेट माइनस का डेवर बी ओवर डेवर टी, और ये आ गया हमारे पास डॉट डीएस। ठीक है, अच्छा तरह समझो, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ गया। एक बात समझना, हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और यहाँ पर हमारे पास कर्व थ्योरम है। ठीक है, तो जो हमारे पास कर्व थ्योरम उसमें क्या होगा, जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करा जाता है। क्या होता है, लाइन इंटीग्रल में जो
कॉन्टिन्यूअस फील्ड है उसका कर्ल ले लेते हैं। अगर ये कर्ल रिमूव कर दो तो ये सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट पता है सिंस अब ये जो हमारे पास डेल क्रॉस ई और ये जो हमारे पास डॉट ds है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, जो कर्ल है बस वो हट जाएगा, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट ई डॉट ds, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज। तो अगर ये यूज करो तो देखो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ये आ गया हमारे पास लाइन इंटीग्रल ई डॉट dl इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया माइनस, ये आ गया सरफेस इंटीग्रल, ये हो गया डेवर v ओवर डेवर t और ये आ गया हमारे पास डॉट ds। ये जो रिजल्ट देख रहे हो तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल है इन इंटीग्रल फॉर्म। ध्यान रखना आसान से है लेकिन तुम्हें सही इंटीग्रल फॉर्म देख करके याद रखना पड़ेगा कि ये सही फॉर्म है, क्योंकि जब तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे तो तुम्हें वहां सही चूज करना है बिल्कुल, कि माइनस है नहीं है, डॉट लगा है नहीं लगा है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना सारी बात, ठीक है। आगे देखो अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आती है। अच्छा फोर्थ इक्वेशन तुम्हारे सामने रखी हुई, चलो जरा इसको यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये आ गया हमारे पास डेल क्रॉस d इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर हमारे पास j प्लस डेवर d ओवर डेवर d, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अब जरा सोचो क्या करना है, सीधा सा इंटीग्रेट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या डेल क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास डॉट ds और ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट सरफेस वेक्टर, ठीक है। आगे यहाँ पर इंटीग्रेट कर तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट सरफेस वेक्टर, ये आ गया म्यू नॉट, यहाँ पर आ गया हमारे पास j प्लस ये आ गया डेवर d ओवर डेवर d और यहाँ पर आ गया हमारे पास डॉट ds, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो फिर से वही बात, ये जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है हम इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा, जैसे इस सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पर जो कर्ल दिख रहा है इस कर्ल को रिमूव कर दो, हमारे पास ये बन जाता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल बनेगा तो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लाइन और ये आ गया हमारे पास b और ये आ गया डॉट dl, इंटीग्रेट b डॉट dl, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये ऐसे ही कॉपी कर दो, ये आ गया इंटीग्रेट म्यू नॉट, यहाँ पर आ गया हमारे पास j प्लस डेवर d ओवर डेवर d, ये आ गया डॉट ds। ये हमारे पास होता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। इतना समझ आया कि नहीं, इतनी बात क्लियर यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट b डॉट dl, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट म्यू नॉट j प्लस डेवर d ओवर डेवर d डॉट ds, ठीक, ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। चलो नोट करो जरा, हो गया। देखो ये तुम्हारे पास चार इक्वेशंस हो गई, चार इक्वेशंस ध्यान रखना डिफरेंशियल फॉर्म और उनका इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, आसानी से तुम्हें प्रिपेयर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो इसे इरेज करने में बड़ा टाइम लग रहा है, ठंड की वजह से इंक बिल्कुल सूख जाती है, तो तुम लोग थोड़ा पॉज कर लो। देखो देखो मैक्सवेल्स की इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब यहां पर ध्यान रखना, चलो एक टॉपिक और देखते हैं। देखो हमारे पास यहां पर है, देखो अब यहां पर हमारे पास एक टॉपिक है एनर्जी लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा किसी को याद है पहले चैप्टर में सबसे पहले करा हुआ था एनर्जी लिंक्ड विद इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी को याद है फॉर्मूला, एनर्जी लिंक्ड विद इलेक्ट्रिकल फील्ड एक फॉर्मूला देखा था और उसमें हमारे पास एनर्जी आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तुमने एनर्जी देखी होगी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे लिंक होने वाली जो टोटल एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारे पास एनर्जी थी। जाकर के पेजेस में लिखना, ठीक है।
अब आगे देखो, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं एनर्जी लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे। चलो जरा देखो क्या करें, चलो एक काम कर लेते, यहाँ पर हमने कोई सोलेनॉइड मान लिया, ठीक है, एक हमने यहाँ पर सोलेनॉइड मान लिया। अगर सोलेनॉइड मानी तो जरा सोचो, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना आता है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होता है। एल क्या है, एल हमारी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, और आई नॉट क्या है, आई नॉट हमारी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ध्यान रखना, अगर हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में अगर हमारे पास करंट आई नॉट फ्लो हो रहा होगा और इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क होता है, वर्क आता है हमारे पास हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। कौन सा वर्क होता है, ये वो वर्क होता है जो हमारे बैटरी को इस सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताई थी कि ये जो वर्क होगा, यही वर्क हमारे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। देखो तुमने यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा दिस वर्क will be stored as the एनर्जी ऑफ सर्किट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो U हो जाता है वो कितना हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सोचो, बहुत ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला निकालना किसके लिए था, कुछ याद है आर्टिकल, पेज पलट के देखो जिसने आया, ये निकाला था हमने किसी कॉइल के लिए, कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल होगा, जिसमें करंट आई नॉट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, कॉइल के लिए निकाला था। अब कॉइल हो सोलेनॉइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। अरे सोलेनॉइड भी तो एक तरह की कॉइल ही होती है, सोचो जरा ध्यान से, हमारे पास जो सोलेनॉइड है वो भी तो एक तरह की कॉइल है, कई सारी कॉइल मिल गई हमारे पास सोलेनॉइड में, ठीक है। तो ध्यान सुनो, ये जो हमारे पास वर्क का है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, हमारे पास हर एक सर्किट में काम करेगा जहां पर सेल्फ इंडक्टेंस आता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस जहां पर भी क्रिएट होगा वहां पर हमारे पास एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब जरा समझना, देखो यहाँ पर जो एन देख रहे हो, जो आई नॉट देख रहे हो, इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है, जरा समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सोलेनॉइड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट हो रही होगी, बी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अब समझना, तुम्हें एल और बी दोनों के फॉर्मूलाज पता है यहाँ पे। देखो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जरा समझो, देखो हमें यहाँ पर एल का फॉर्मूला पता है, एल होता है हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का, जिसमें ए क्या होता है, सारी बातें पता होनी चाहिए। ए क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल क्या होता है हमारे पास, एल हमारे पास इस सोलेनॉइड की लेंथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये आगे हमारे पास कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इनटू एल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सोचो जरा ध्यान से, यहां से हमारे पास आई नॉट का रिजल्ट क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास आई नॉट का रिजल्ट निकलेगा बी अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है। तो जरा सोचो, देखो कैपिटल एल का ये रिजल्ट आ गया, और यहां पर हमारे पास जो आई नॉट है, आई नॉट की ये वैल्यू आ गई, दोनों उठा करके थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 पर रखें, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। रखो जरा, डायग्राम हटा दें। देखो, तो देखो यहां पर हमारे पास अब एनर्जी कितनी आती है, 1/2, ये तो लगा ही ना। एल की जगह रखोगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब यहां पर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट की जगह आ जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है। देखो यहां पर आ गया हमारे पास बी अपॉन म्यू नॉट एन, ध्यान सुना, आई नॉट का स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा, इतना क्लियर यहाँ पे सभी को। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ गई, आ गया हमारे पास हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यहाँ पर जरा जो क्या आ गया, स्क्वायर को अंदर लेना तो आ गया बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, और ये आ गया एन स्क्वायर, ठीक है। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट
कौन सी है, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब देखो बचा क्या क्या यहाँ पर हमारे पास 1/2 AL B स्क्वायर और अपॉन में म्यू बचा हुआ, तो आ गया 1/2, ये आ गया हमारे पास AL, ये आ गया हमारे पास B स्क्वायर और अपॉन में आ गया हमारे पास म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो AL है AL को नीचे लेकर के आते हैं, तो देखो हमारे पास U अपॉन AL हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये U अपॉन AL आएगा, ये क्या हो गया हमारे पास हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अच्छा जरा देखो U अपॉन AL क्या है, U हमारे सर्किट में स्टोर होने वाली टोटल एनर्जी। सोचो AL क्या होगा, AL हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। सोचो ध्यान से, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, यही तो हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी सिमेट्रिक फिगर का। तो अगर ये वॉल्यूम है तो ये जो U अपॉन AL ये क्या हो गया, ये हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लिखते कैसे ध्यान रखना, इसको लिखा जाता है स्मॉल यू से। जब भी यहां बात आएगी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास स्मॉल यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करोगे तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आएगा, बस ये जो देख रहे हो यू कैपिटल यू अपॉन AL, यही हमारे पास स्मॉल यू होता है। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन फिर हटाते हैं, नोट कर लेना इसको। देखो आगे देखो, तो देखो यहां पर हमारे पास जो स्मॉल यू है ये किसके बराबर होगा, कैपिटल यू अपॉन AL, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। अच्छा तो यहां पर हमारे पास स्मॉल यू की वैल्यू क्या आ गई, देखो इसका फॉर्मूला लगा दो, ये आ गया हमारे पास हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। सोचो जरा, यही एनर्जी डेंसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल करके आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, आता है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमारे पास दो एनर्जी डेंसिटीज आती है, ये आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, ये आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, चलो आगे देखो ध्यान से, आगे जरा से देखो, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला और आ सकता है, जरा देखो ध्यान से। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, देखो इस फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं तुम्हारे पास, ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब हम इसी में निकाल देते हैं टोटल एनर्जी इन वॉल्यूम V। सोचो अगर V वॉल्यूम में हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो कैसे लिख लेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी इन वॉल्यूम V। अगर V वॉल्यूम में टोटल एनर्जी की बात करोगे तो देखो ये आ गया U और ये V मतलब V वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कैसे आएगा, ये क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सोचो ये जो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर हम इसमें dV से मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट कर दें तो सोचो क्या होगा हमारे पास, यही तो आ गया टोटल V वॉल्यूम में एनर्जी, ये क्या है पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी। अगर V से मल्टीप्लाई V से के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा टोटल एनर्जी इन वॉल्यूम V। ठीक है, अब सोचो ये जो स्मॉल u है इसकी वैल्यू क्या है, हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, उठा करके रख दो तो यहाँ पर हमारे पास uv क्या आ जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेट, ये आ गया हमारे पास हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो गया dV, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। इतना समझ में आएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू dV। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जरा समझना, अगर पेपर सब्जेक्टिव होता तो ये जो आखिरी के दो स्टेप कराए इनसे कोई लेना देना नहीं कराते, क्या फर्क पड़ रहा था, ये तुम्हारे पास फार्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का। लेकिन जरा सुनना, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव, ठीक है मान के लो भैया ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास ऑप्शंस अच्छे अच्छे बन सकते हैं, तो तुम्हें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे पास किस किस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, नोट कर लो।
हो गया। बाकी फिर अब अगले